जय हिंद मित्रों। तो भाई कल हम लोगों ने लेक्चर वन में पूरा इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी का बेसिक इंट्रोडक्शन कवर किया था। क्या क्या हमारे देश में है, क्या क्या नहीं है ना। तो अब जल्दी से हम ना आगे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि सीडीएस से पहले हमें पूरे का पूरा ज्योग्राफी कवर करना है। तो भाई चलो, आज हम क्या करेंगे। आज के लेक्चर टू में हमारा फोकस रहेगा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स पे, है ना, जिन्हें हम हिमालयाज कहते हैं। तो भाई आज हम हिमालयाज के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली आता है आपका फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया के अंदर में। मैंने आपको कल बताया था कि फिजियोग्राफी बेसिकली आपके अर्थ के जो सरफेस फीचर्स होते हैं, जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं फिजियोग्राफी। तो इसके बेसिस पे इंडिया को हम कुछ फॉलोइंग डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स आ गए। ठीक है, नदन ये प्लेन्स यानी कि जो मैदानी इलाके आ गए हमारे। पेनिसुलर प्लेटू आ गया हमारा ये वाला। ठीक है, जिसका एक्सटेंशन यहाँ और यहाँ तक भी जाता है। ठीक है, यहाँ तक वेस्ट में राजस्थान तक और ईस्ट में हमारा ये कर्बी एंगलोंग यानी कि मेघालय तक भी जाता है। इंडियन डेजर्ट ये आ गया हमारा, जिसका एक्सटेंशन पाकिस्तान तक जाता है और सदर्न इसका एक्सटेंशन हमारा इसकी तरफ आ जाता है। कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं भाई हमारे, ये समुद्री तटीय इलाके आ जाते हैं। और फिर उसके बाद में आ जाते हैं आइलैंड्स। ठीक है, दो आइलैंड ग्रुप है हमारे पास में। तो बेसिक हमने चीजें देख ली थी। आज हम फोकस करेंगे नदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। तो नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में आपको सबसे पहले क्या समझना है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि नदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में कौन कौन से आ जाते हैं, पार्ट आ जाते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले ये जो जितना पार्ट हमारा आ रहा है ना, ये इधर वाला और फिर यहाँ नेपाल के आगे से हम कंसिडर करेंगे ये वाला। ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा ये नदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न क्या बोलते हैं माउंटेन्स में आ जाता है। ये पूरा हमारा कोर हिमालय आ जाता है। ठीक है। और इधर वाले पार्ट में हमारे नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स भी आ जाते हैं और हिल्स भी आ जाते हैं। ये दोनों के दोनों इस पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है। अब आपको ये समझना है कि जो हिमालयाज है ये हमारे किस टाइप के माउंटेन्स है। वैसे तो इसकी जो टेक्निकल डिटेल है वो हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें समझना है। तो एक टर्म आता है, वो आता है यंग एंड फोल्ड। अब यंग से तो हमें सीधा पता है कि भाई नए, जवान। तो अगर कंसिडरेबली अर्थ की पूरा देखा जाए, अर्थ की पूरी फिजियोग्राफी को देखा जाए, तो उसके रिस्पेक्ट में जो हिमालयाज माउंटेन है ये सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि सबसे बाद में फॉर्म हुए हैं। अब फोल्ड क्या होता है? तो फोल्ड कुछ इस तरीके का होता है कि अर्थ के सरफेस पे ऐसी बहुत सारी, नीचे की मतलब लिथोस्फीयर में ऐसी बहुत सारी प्लेट्स होती हैं। इन प्लेट्स का मूवमेंट होता है। कई सारी प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, कई सारी प्लेट्स एक दूसरे से दूर भागती हैं, और कई सारी प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खा के जाती है, यानी कि स्लाइड होके जाती है। तो इस पूरे रीजन में क्या हुआ कि भाई हमारी दो प्लेट्स थी। कौन कौन सी प्लेट थी? एक तो हमारी प्लेट थी जिसका नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन। ठीक है। एक तो हमारी यूरेशियन प्लेट थी, और दूसरी जो थी वो थी इंडो ऑस्ट्रेलियन। इन दोनों प्लेटों का आपस में टकराव हुआ, यानी कि ये इस तरीके से आपस में टकराए। इससे पहले क्या हुआ करता था? इससे पहले यहाँ पर सी हुआ करता था, समुद्र वगैरह हुआ करता था। ठीक है। ये हजारों लाखों करोड़ों साल पहले की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। इसका भी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं कि भाई ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वगैरह ये सब क्या था, ये सब हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी में आएगा। अभी बस आपको थोड़ा थोड़ा समझना है। तो इन दोनों प्लेट्स का आपस में टकराव हुआ। तो भाई जब दो प्लेट्स का आपस में टकराव होता है तो बहुत तरह के अलग अलग तरह के ज्योग्राफिकल जो फीचर्स होते हैं ना वो क्रिएट होते हैं, है ना। इसमें हमारे वॉल्केनोज जो होते हैं वो भी बन जाते हैं, माउंटेन आर्क्स जो होते हैं वो बन जाते हैं, आइलैंड आर्क होते हैं वो बन जाते हैं। लेकिन नॉर्मली जब दो प्लेटों का आपस में टकराव होता है तो क्या होगा? अगर दो चीजें आपस में टकराएंगी तो ये ऊपर की तरफ उठेगी, है ना। ये थ्रस्ट हो जाता है यहाँ से। कोई भी दो सॉलिड चीजें अगर आपस में टकरा रही हैं तो ऊपर की तरफ उठेंगी। तो ऊपर की तरफ उठने पे ये कुछ इस तरीके के इन्होंने फीचर्स बनाए, जिनको हम क्या जानते हैं, जिनको हम हिमालयाज माउंटेन के तौर पे जानते हैं। ये इस तरीके से ऊपर उठ गए इन दोनों प्लेटों के टकराने की वजह से। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका हिमालयाज माउंटेन बने। तो इसीलिए इनको फोल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये फोल्ड हुए हैं। ठीक है। तो यंग और फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आपके हिमालयाज आते हैं। यंग, ओल्ड एंड फोल्ड वाली कैटेगरी से हमारे अरावलीज आते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में इनका एक्सटेंशन अगर देखा जाए, तो इनका एक्सटेंशन अगर ईस्ट से लेके हम वेस्ट तक देखते हैं, ये इनका एक्सटेंशन इंडिया इंडिया में देखा जाए तो इट इज अराउंड 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर इनका एक्सटेंशन है। वहीं ये इनकी विड्थ देखी जाएगा नॉर्थ से लेके साउथ तक, तो 400 किलोमीटर इनकी जो विड्थ है वो आ जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो ये आ जाती है 150 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थ से लेके साउथ की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब हिमालयाज में आपकी अलग अलग सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस भी है। तो एक सिंगल हमारा माउंटेन होता है, उसको हम माउंटेन पीक बोलते हैं, जैसे कि भाई आपका माउंट एवरेस्ट वगैरह हो गया।
ठीक है, कंचनजंगा हो गया। लेकिन जब ऐसी सिमिलर माउंटेन्स एक साथ भाई आपके एक पास पास ही लोकेटेड होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं रेंजेस। जैसे आपकी ये कराकोरम रेंज हो गई, है ना, ये लद्दाख रेंज हो गई, जसकार हो गई, शिवालिक हो गई, पीर पंजाल हो गई, धौलाधार हो गई, ये सब। तो ये आपकी माउंटेन रेंज होती है। तो हिमालयाज में आपकी पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी माउंटेन रेंज आती है वो कौन सी आती है? वो आती है हमारी GHR। GHR का मतलब होता है ग्रेट हिमालयाज रेंज, या फिर ग्रेट हिमालयन रेंज, कुछ भी कह सकते हैं इसको। हिमाद्री, सॉरी, ग्रेटर, सॉरी ग्रेटर, ये ग्रेटर है, ग्रेटर हिमालयन रेंज है। इसके दो पार्ट होते हैं भाई, इसके दो पार्ट हैं। इसका पहला पार्ट है GH, यानी कि ग्रेट हिमालयाज, जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है। और दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट इनका आता है ट्रांस हिमालयाज। ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं इसके। फिर उसके बाद यहाँ पर मिडिल हिमालयाज आ जाते हैं, और फिर सबसे लास्ट में ये शिवालिक रेंज आ जाती है। ठीक है, तो ये इनका एक ब्रॉड डिवीजन आता है। फिर अगर हम फर्दर आगे बात करें कि भाई और इसमें आगे क्या आता है, तो देखो जनरल ओरिएंटेशन भी हमें पता करना जरूरी है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है झुकाव, है ना, कि भाई इनका जो क्या बोलते हैं झुकाव है, टिल्ट है, वो किस तरफ है। तो भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जनरल ओरिएंटेशन इन रेंजेस का नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट ये आपकी हो गई, ये प्रॉपर हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारी ईस्ट हो गई, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गई। तो नॉर्थ वेस्ट से लेके इनका कहाँ पर झुकाव है? इनका झुकाव है कुछ इस तरीके के में, यानी कि साउथ ईस्ट की तरफ। ये एक जनरल इनका ओरिएंटेशन है जो हमें पता चलता है इस मैप्स के थ्रू, बाकी ज्योग्राफिकल फीचर्स के थ्रू। ठीक है, और ये जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज है यहाँ वाले, इनका ओरिएंटेशन कहाँ है? इनका ओरिएंटेशन है ईस्ट से लेके वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट से लेके वेस्ट में इनका झुकाव है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे आते हैं अरुणाचल वाले, यानी कि ये पूर्वांचल वाले। इनका झुकाव कहाँ से कहाँ तक है? तो इनका झुकाव है साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक, है ना, यानी कि साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ हो गया। तो इनका झुकाव कुछ इस तरीके की तरफ है, यहाँ की तरफ है। और उसके बाद ये जो आपके नागालैंड आ जाते हैं, नागा हिल्स आ जाते हैं, इनको पटकई बम कहा जाता है। मणिपुर और मिजोरम हिल्स आ जाते हैं, इनका इनका सिंपली नॉर्थ से लेके साउथ तक का झुकाव है। ये पूरे का पूरा लैंड की टोपोग्राफी से, उनके टिल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी जो हमें समझनी थी, जो हमारी CDS के लिए जरूरी थी। इससे ज्यादा मत पढ़ो भाई, ज्यादा पढ़ोगे दिक्कत में आ जाओगे। ज्यादा नहीं पढ़ना। लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम एस्पिरेंट ये करते हैं, जो मैंने देखा है, उनको ज्यादा 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 पढ़ने की लगी रहती है। तो पढ़ो यार, अच्छी बात है, नॉलेज एक्वायर करने के लिए पढ़ो। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, सबसे पहला जो होना भी चाहिए, क्योंकि अनसक्सेसफुल बंदे को कोई नहीं पूछता। एग्जाम आपके हाथ में है, एग्जाम क्लियर कर सकते हो, तो भाई इस पे फोकस करो। सबसे पहले अपना एम रखो CDS क्लियर करना, उसके लिए आपको कंसाइज मटेरियल पढ़ना जरूरी है। इधर उधर का पढ़ोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो अब इसमें हम बात करते हैं भाई आगे चल के कि, हाँ, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में और क्या क्या रेंजेस आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर रीजनल वेरिएशंस हमें बहुत ज्यादा दिखाई देने को मिलते हैं, यानी कि रीजन के बेसिस पे हमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम रिलीफ भी एंगल में लेते हैं, यानी कि एरिया की टोपोग्राफी कैसी है, रेंजेस का अलाइनमेंट कैसे है, आपस में कौन सी पैरेलल है, कौन सी आगे है, कौन सी पीछे है, ये भी हम देखते हैं। और बाकी जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं उनको भी देखते हैं। तो उसके बेसिस पे हमने इनको कुछ और सब डिविजन्स में क्रिएट किया है। सबसे पहले हमारा आ जाता है कश्मीर हिमालयास। कश्मीर, या फिर इनको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास। ठीक है, पहले वाले ये आ जाते हैं हमारे। उसके बाद में दूसरे आ जाते हैं भाई हमारे हिमाचल, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयास। ये हमारे ये वाले आ जाते हैं, हिमाचल और उत्तराखंड वाले। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास। वो हमारा ये वाला पार्ट आ जाता है। और फिर उसके बाद में आता है भाई आपका अरुणाचल प्रदेश हिमालय, वो हमारा ये वाला पार्ट आ जाता है। और फिर सबसे लास्ट में आते हैं भाई हमारे ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, वो हमारा ये वाला हिस्सा आ जाता है। ये सारी रेंजेस हमें देखनी होती हैं। ये आपके एक तरीके से देखा जाए तो काफी ब्रीफ डिविजन्स हैं नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की। तो हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज की। तो कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में क्या होता है भाई, इसमें कौन कौन सी रेंजेस आती हैं? इसमें आपकी आ जाती है काराकोरम रेंज, ये वाली। ठीक है, इसके जस्ट नीचे हमारी लद्दाख रेंज आ जाती है। लद्दाख के बाद ये जस्कार, या इसको जंस्कार भी बोलते हैं, और सबसे लास्ट में यहाँ नीचे पीर पंजाल। ये चार मेजर रेंजेस है जो यहाँ पाई जाती है। ठीक है, अब इसका ये जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, ये हमारा कोल्ड डेजर्ट।
कोल्ड डेजर्ट यानी कि लद्दाख वाला इलाका है ना, इसको हम ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भाई हमारा पूरा ग्रेट हिमालय, ग्रेटर हिमालयाज और कराकोरम रेंज के बीच वाला हिस्सा, है ना, ये हमारा लद्दाख पड़ता है। अगर यहाँ पर स्नोफॉल नहीं होगा ना, तो ये आपको पूरा डेजर्ट की तरह ही दिखेगा, ठंडे पहाड़ की तरह दिखता है पूरा। अगर आप गए होंगे जो लोग गर्मियों में गए होंगे, है ना, तो वो ये ठंडे पहाड़ की तरह दिखता है, पूरा एकदम बंजर टाइप का इलाका दिखेगा आपको। तो ये डेजर्ट वाले इलाके में काउंट होता है, लेकिन ये कोल्ड डेजर्ट है। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये जो ग्रेट हिमालयाज हमारा है, ये ग्रेट हिमालयाज है और ये पीर पंजाल है, इनके बीच में जो इलाका है ये क्या है? इस इलाके में क्या है? तो वही इस इलाके में पड़ती है हमारी कश्मीर वैली। ठीक है, जो फेमस कश्मीर वैली है, जो डल लेक है, वो सब आपका यही लाई करता है। ठीक है। और साउथ एशिया के कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं भाई, जैसे हमारे बाल तोरो है, सियाचिन है ना, ये ग्लेशियर्स भी इसी एरिया में लाई करते हैं। कश्मीर हिमालय अब एक और चीज के लिए फेमस है, वो क्या है, इससे लेके भाई बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो करेवा फॉर्मेशन के लिए, ये करेवा फॉर्मेशन होता है। करेवा क्या होता है भाई? करेवा आपके बेसिकली थिक डिपॉजिट्स होते हैं। किस चीज के थिक डिपॉजिट्स होते हैं? ये आपकी ग्लेशियर क्ले के, यानी कि जो ग्लेशियल क्ले होती है, ग्लेशियर से जनरेट जो भाई हमारी मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी के थिक डिपॉजिट्स होते हैं, काफी मोटे मोटे डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है। ये किस लिए यूजफुल है? ये यूजफुल है भाई हमारी जाफरान की कल्टीवेशन के लिए। जाफरान क्या है? जाफरान यानी कि सैफ्रॉन, सैफ्रॉन यानी कि केसर। ठीक है। तो केसर की एक वैरायटी होती है, उसके कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। नेक्स्ट बात करेंगे आगे हम। तो भाई देखो इंपॉर्टेंट पासेस भी आते हैं। पास मतलब क्या? पास को बोलते हैं हम ला। तो जब भी हम ये बोलते हैं ना कि भाई फोटो ला पास, तो वो सेंटेंस आपका सुपरफ्लस हो जाता है। ये सुपरफ्लस का मतलब है कि भाई आपने ला भी उसमें जोड़ दिया और पास भी जोड़ दिया, जबकि दोनों की मीनिंग एक ही होती है। ठीक है। तो ला का मतलब ही पास होता है, ये आप समझ लो। अब भाई देखो इंपॉर्टेंट पासेस हमारे आ जाते हैं। कौन कौन से पासेस आ जाते हैं भाई हमारे? जिला आ जाता है। ठीक है। जिला, जोजिला, 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 हीरा, जोजिला आ जाता है। ठीक है। पास क्या होते हैं? ये दो बड़े बड़े माउंटेन है, इनके बीच का जो रास्ता रहता है, ये रास्ता ही आपका पास कहलाता है। सिंपल सा मतलब है इसका। तो जोजिला आ जाता है, ग्रेट हिमालयस में पड़ जाता है हमारा। ठीक है। हमारा दूसरा आ जाता है यहाँ पर पीर पंजाल में बनिहाल आ जाता है। ठीक है, बनिहाल पास आ जाता है। इसके बाद हमारा फोटोला आ जाता है जसकार रेंज पे। जसकार रेंज पे फोटोला यहीं आसपास है कहीं। ठीक है। और फिर उसके बाद में, हाँ, ये आपका बारालाचा हो गया। ठीक है, ये शिपकीला हो गया, फोटोला हो गया। ठीक है, ये सारे के खरदुंगला हो गया, ये सारे के सारे जो पासेस हैं सब यहीं पर पड़ते हैं। खरदुंगला जैसे हमारा ये लद्दाख रेंज में आ गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाता है भाई कौन सा पास कौन से स्टेट में पड़ता है। ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू दैट। मैं जैसा मैंने कहा भाई मैप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई डल लेक जो है, डल लेक भी यहाँ लाया करता है। वुलर जो लेक है ये भी लाया करता है, और ये दोनों के दोनों जो लेक हैं, ये फ्रेश वाटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो भाई इस एरिया के जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो कौन से हैं? वो है डल और वुलर। और वहीं अगर हम सॉल्ट वाटर लेक्स की बात करते हैं तो वो कौन कौन से हैं? सॉल्ट वाटर लेक की कैटेगरी में आपके पैंगोंग सो आ जाता है ना, और आ जाता है सो मुरीरी। ये दोनों के दोनों रामसर कन्वेंशन के हिसाब से वेटलैंड की साइट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो पेंगोंग सो और जो मिरीरी आपकी वेटलैंड्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इनके कंजर्वेशन को सरकार ने प्रायोरिटी दे रखी है। और रामसर कन्वेंशन के हिसाब से गूगल करना, इसको करंट अफेयर्स में भी मैंने बहुत बार शामिल किया है। रामसर कन्वेंशन के हिसाब से इनको प्रोटेक्शन दी गई है। अब एक और चीज आपको ज्यादा जाननी जरूरी है, वो ये कि भाई इसमें और कौन कौन सी मेजर रिवर्स आती हैं। वैसे तो रिवर्स को हम, ये जो ड्रेनेज वाला हमारा पूरा चैप्टर है, रिवर सिस्टम वाला चैप्टर, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि भाई सबसे पहले इंडस रिवर, वो इसी एरिया में से निकली हुई है ना। उसके बाद झेलम, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, चेनाब हो गई, रावी हो गई। फिर ये सतलज और बीच तो थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ आ गई, लेकिन ये कुछ रिवर सिस्टम है, ये यहीं से निकले हुए हैं। ये जो झेलम यहाँ से निकली हुई है, झेलम एक एक इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पोर्ट्रे करती है। कौन सा फीचर पोर्ट्रे करती है? झेलम, देखो किसी भी रिवर को जो निकलती है माउंटेन से, ये माउंटेन्स होते हैं, वहां से निकलती है रिवर, तो काफी स्पीड लेके निकलती है ना, स्पीड लेके निकलती है। तो ये जो इतना एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं इसकी यूथफुल स्टेज। यहाँ बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होता है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है, बहुत ज्यादा हाइट से गिरती है। फिर ये इसका मीडियम वाला पोर्शन आ जाता है, जहां पर इसका स्लोप थोड़ा मीडियम होता है, और सबसे लास्ट में जब ये समुद्र के पास है, डेल्टा फॉर्मेशन करती है। ये अगले वाले चैप्टर में बताऊंगा मैं। तो झेलम क्या है यहाँ पर भाई, आपका यूथफुल स्टेज में है, लेकिन फिर भी वो एक एक्सेप्शनल चीज शो करती है। वो ये कि वो मियंडर बनाती है। मियंडर मतलब जब नदी कुछ इस तरीके का शेप बना लेती है, सांप की तरह। सांप की तरफ जब नदी ऐसे फ्लो करती है, उसको मियंडर्स कहा जाता है।
मिएंडर्स। तो यूथफुल स्टेज में है झेलम, यहाँ पर पहाड़ों में है, लेकिन फिर भी वो ये मेंढर वाला फीचर शो करती है जो जनरली रिवर्स में मीडियम स्टेज में शो किया जाता है। तो ये एक्सेप्शनल हो गया। फिर इसके बाद में ये जो सदर्न मोस्ट इलाका है यहाँ का, सदर्न मोस्ट इलाका है भाई यहाँ का, ये सदर्न मोस्ट इलाका यहाँ क्या करता है, ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज शो करता है। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं यानी कि आपकी लंबी लंबी घाटियां होती हैं, वो घाटियां शो करता है। कौन कौन सी? एक तो आगे भाई आपकी जम्मू, इसको जम्मू दून कहा जाता है। जम्मू दून हो गया, पठानकोट दून हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं यहाँ की लॉन्गिट्यूडनल वैलीज की। इसके अलावा अगर हम इनकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो देखो इस सिग्निफिकेंस में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है रेन का। जो हमारी रेन वेयरिंग विंड्स होती हैं, हमारे दो तरह के मानसून की विंड्स होती हैं। एक हमारी साउथ वेस्ट जाती है, एक हमारी नॉर्थ ईस्ट जाती है। ये बे ऑफ बंगाल से आती है और ये हमारी अरेबियन सी से आती है। इसके तीन पार्ट हो जाते हैं, एक यहाँ जाती है, एक यहाँ की तरफ जाती है, तीसरी यहाँ जाती है। और ये वैसे इसकी टेक्निकलिटीज अगर हम बाद में पढ़ेंगे, आपको इतना समझना है कि ये यहाँ से ट्रेवल होके जाती है और ये वाली भी कुछ यहाँ पे जाते हुए यहाँ पे ट्रेवल होके आती है। ये दोनों आपस में कन्वर्ज होती हैं, वापस इंडिया में लौटती हैं और पूरे में बारिश करती हैं। लेकिन अगर हिमालयाज नहीं होंगे यहाँ पे, तो ये डायरेक्टली इसको क्रॉस कर जाएंगी, तिब्बत की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, तिब्बत से टकराएंगी, वो अलग चीज है, क्योंकि तिब्बत भी प्लेट्यू है, हमारा उठा हुआ इलाका है, लेकिन वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ भाई जो पूरा इलाका है ना, यहाँ बारिश इसको नहीं मिलेगी। तो इसका पहला मेजर काम क्या है कि भाई रेन की जो आपकी मॉनसून की जो रेन बियरिंग विंड्स होती हैं, जिनके अंदर मॉइस्चर होता है, उनको ये रोक लेते हैं। ये माउंटेन क्या करते हैं, बैरियर की तरह काम करते हैं और हमारा जो पूरा प्रेसिपिटेशन पैटर्न है उसको बदल के रख देते हैं। फिर इस एरिया की अगर हम साउथ की बात करें, है ना, साउथ की ये जो ये बात करते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा जो आपका मैदानी इलाका है, अगर हम इस एरिया की बात करते हैं तो इस एरिया पे क्या फर्दर और इफेक्ट पड़ता है, उस पे इफेक्ट पड़ता है कि भाई जो आपकी एशिया से यानी कि सेंट्रल एशिया से इधर से जो आपकी ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, अगर ये माउंटेन हमारे नहीं होंगे तो ये ठंडी हवाएं डायरेक्ट हमारे मैदानी इलाकों तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो एशिया के इंटीरियर से जो भी कोल्ड विंड्स आती हैं उनको रोकने का काम यानी कि हिमालय एक ढाल की तरह काम करती है। तीसरा, ये जितना भी स्नो वगैरह यहाँ से मेल्ट होती है, जो ग्लेशियर से पानी मेल्ट होके आता है, वो क्या करता है, ये बड़ी बड़ी जो हमारी रिवर्स आ रही है, गंगा रिवर आ रही है, यमुना रिवर आ रही है, इन सबको फेड करने का काम भी ये ग्लेशियर और ये स्नो वगैरह ही करते हैं। तो ये रिवर्स आपकी पेरिनियल होती हैं, यानी कि ये साल के 12 महीने बिना ज्यादा बारिश के भी इनका काम चलता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो स्नो है वो इनको यहाँ से मिल रहा है, हिमालय से मिल रहा है। ठीक है, और फिर सबसे लास्ट में अगर यहाँ तराई वाले इलाकों की बात करें या फिर ऊपर के इलाकों की बात करें, तो यहाँ पर हमें टिम्बर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि देवदार के पेड़ हैं, है ना, देवदार के पेड़ मिल जाते हैं, पाइन के फॉरेस्ट हैं। तो ये सारे फॉरेस्ट वगैरह क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट हमें टिम्बर वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। और फिर खास के बड़े बड़े मैदान जिनको बुग्याल कहा जाता है, वो भी इसी एरिया में सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये था भाई हमारा कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट हम देखते हैं हिमाचल। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हिमाचल और उत्तरांचल हिमालयास को, है ना, ये वाले हमने कवर कर लिए, अब हम इनको कवर करते हैं। तो देखो भाई ये पार्ट कहाँ लाई करता है, ये पार्ट लाई करता है भाई आपका ये जो रावी नदी है ना, ये इसके वेस्टर्न एरियाज में आ जाती है। और ईस्ट में यहाँ पर आती है भाई घग्गर रिवर। ठीक है, घग्गर रिवर आ जाती है। इनके फाउंडेशन में कहीं बीच में आपके पड़ता है ये पूरा का पूरा उत्तरांचल और हिमाचल हिमालय, उत्तराखंड जिसको हिमालयस भी कहा जाता है। यहाँ पर दो मेजर रिवर सिस्टम ड्रेन करते हैं, यानी कि एक तो ये इंडस है, इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि एक तो ये सतलज हो गई और दूसरी, सॉरी, ये सतलज हो गई और दूसरी ये बीस हो गई। ठीक है, जिसको ब्यास नदी भी कहा जाता है। और दूसरा क्या है, दूसरा भाई यहाँ पर यमुना रिवर है, वो भी फ्लो करती है, गंगा रिवर है वो फ्लो करती है, उसकी ट्रिब्यूटरी है घग्गर जिसको घाघरा भी कहा जाता है, वो भी इसी रीजन से फ्लो करती है। तो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज बेसिकली आपके तीन स्टेट्स में स्पैन है। पहला तो आपका यूनियन टेरिटरी आ गई जम्मू जम्मू कश्मीर की, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा आ जाता है भाई हमारा उत्तराखंड। तो जम्मू कश्मीर वाले जो हिमालयाज हैं इनको कश्मीर हिमालयस बोला जाता है। ठीक है, और जो भाई हमारे हिमाचल के हैं इनको हिमाचल हिमालयस बोला जाता है। और ये जो हमारे उत्तराखंड के हैं इनको बेसिकली कुमाऊं हिमालयस बोला जाता है। ठीक है, ये तीन कैटेगरीज आ जाती है आपकी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस की। तो हिमाचल और उत्तराखंड जो हिमालयाज हैं इनकी अगर हम बात करें,
तो इनकी जो नदन मोस्ट रिचेज हैं, यानी कि ये जो पूरा इलाका है, ये वाला, ये जो इनकी नदन मोस्ट रिचेज हैं, ये वाला पूरा इलाका, यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये इलाका किस लिए है? ये आपका एक्सटेंशन है लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट का। लद्दाख मैंने आपको बताया था ये ऊपर है, तो ये इलाका बेसिकली इसी का एक एक्सटेंशन है, यानी कि यहाँ पर लाहौल और स्पीति, जो आपके हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट्स में काउंट आते हैं, सब डिवीजन में काउंट किए जाते हैं, ये यहीं पर लोकेटेड है। यहाँ पर भी अगर बारिश नहीं होगी तो यहाँ पर भी डेजर्ट, सॉरी स्नोफॉल नहीं होगी तो डेजर्ट जैसा इलाका देखने को लगता है। तो नॉर्थ से साउथ अगर हम देखें भाई, नॉर्थ से लेके अगर हम साउथ मूव करते हैं इस एरिया में, तो हमें तीन प्रोमिनेंट रेंजेस मिलती हैं। पहली तो हमें ग्रेट हिमालयास रेंज देखने को मिलती है। उसके बाद में भाई हमें नीचे देखने को मिलती है लेसर हिमालयास, जिसको कहा जाता है धौलाधार, धौलाधार रेंजेस, वो भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। और सबसे लास्ट में हमें देखने को मिलती है यहाँ पर शिवालिक। ये जो पूरा जो फुटहिल्स आपके आ रहे हैं ना, ये आपके आते हैं शिवालिक। ठीक है। शिवालिक का मतलब होता है फुट हिल्स। फुट हिल्स मतलब एकदम ही निचले वाले पहाड़, सबसे नीचे वाले जो सबसे कम हाइट के पहाड़ होते हैं ना, इनको शिवालिक की कैटेगरी में आते हैं। ये जितने भी आपके हिल स्टेशन हैं, शिमला हो गया, ठीक है, मैक्लोडगंज हो गया, लैंसडाउन हो गया, ये सारी की सारी जगह है ना, ये शिवालिक रेंज में ही आती है। अब इस एरिया में भाई दो इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। पहला तो भाई शिवालिक फॉर्मेशन आ गया, और दूसरा ये मैंने आपको बताया था दून के बारे में। एक तो दून का जो फॉर्मेशन था वो भाई आपके कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में था। यहाँ पर भी आपके हिमाचल और उत्तरांचल हिमालयाज में भी दून का फॉर्मेशन होता है। ये कुछ इस तरीके की लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जो वैलीज हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो भाई आपकी है चंडीगढ़, चंडीगढ़ कालका दून, ये हो गया एक। इसके बाद में दूसरा आ जाता है नालागढ़, नालागढ़ दून, ये भी काफी फेमस है। और फिर सबसे ज्यादा फेमस जहां पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, दैट इज देहरादून। देहरादून भी आता है। हरिके दून आता है, इसका सिग्निफिकेंस मैं कल बताऊंगा, हरिके दून पे क्या होता है भाई। ठीक है, सतलज नदी से रिलेटेड है इसका। कोटा दून, ये सब दून यहाँ पर आ जाते हैं। तो इन सब में सबसे बड़ा दून जो है वो देहरादून है। इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ है तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर, और इसकी विड्थ आ जाती है कितनी? 22 से 25 किलोमीटर। तो ये काफी बड़ा है, इसलिए आपको देखने में काफी हद तक ये प्लेन्स जैसा, मैदानी जैसा इलाका नजर आता है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये एक काफी बड़ा क्या है, ये हमारा एक बड़ा सा दून है। ठीक है। तो दून, ये लॉन्गिट्यूडनल जो वैली से कैसे फॉर्म हुई थी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स का जो आपस में क्लैश हुआ था फोल्डिंग की वजह से, तो उसकी वजह से कुछ इस तरह के फीचर्स भी आपके बाद में बने। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो ग्रेट हिमालयन रेंज में मोस्टली सबसे ज्यादा फेमस जो ट्राइब्स रहते हैं वो होते हैं भूतियास। ये भूतिया ट्राइब्स की जो वुमेन फोक हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। तो ये जो नोमेडिक ट्राइब्स होते हैं ये माइग्रेट करते रहते हैं। नोमेडिक ट्राइब्स होते हैं ये जनरली समर के टाइम में, ये ग्रासलैंड्स होते हैं, इनको हिंदी में कहा जाता है बुग्याल, हिंदी में नहीं बेसिकली इनके टर्म्स में बुग्याल कहा जाता है। जो गर्मियों के टाइम ये बुग्याल्स में माइग्रेट कर जाते हैं, अपनी पशु पक्षियों को लेके वहां पर चराते वराते हैं, सब कुछ करते हैं। समर ग्रासलैंड्स होते हैं, काफी हायर रीचेस में होते हैं। और जब यहाँ स्नोफॉल हो जाता है तो ये वापस वैलीज की तरफ लौट के नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो इनके काफी फेस्टिवल्स वगैरह भी इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए मनाए जाते हैं। अब और क्या फेमस है भाई यहाँ पर? तो जो वैली ऑफ फ्लावर्स है, फूलों की जो घाटी है, वो इसी रीजन में लोकेटेड है ना। और काफी सारे तीर्थ स्थल हैं जो हिंदुओं के, सनातन धर्म के, जैसे कि भाई हमारा गंगोत्री हो गया, ठीक है, वो भी यहीं पर सिचुएटेड है। हमारा यमुनोत्री है, वो भी यहीं पर सिचुएटेड है। केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, और फिर हेमकुंड साहिब है, ये सारी की सारी जगह जो है वो यहीं पर सिचुएटेड है। इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रयाग भी है। प्रयाग का मतलब होता है कन्फ्लुएंसेस, है ना, रिवर जहां आपस में ज्वाइन होती हैं। तो देखो यमुनोत्री भी यहीं पर है, गंगोत्री भी यहीं पर है, केदारनाथ जी भी यहीं पर है, बद्रीनाथ भी जी यहीं पर है। ठीक है। और ये आपका विष्णु प्रयाग भी यहाँ पड़ता है, नंद प्रयाग, यानी कि पंच प्रयाग जो आपके कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये सारे इसी रूट में पड़ते हैं। इनके बारे में ना हम कल पढ़ेंगे रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में डिटेल में, अभी इतना जान लो। ठीक है। तो ये भाई हमारा हो गया हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज की। ठीक है। ये छोटा सा हमारा काफी रीजन है। तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज की बात करते हैं तो भाई इनकी अगर हम वेस्ट की तरफ देखेंगे तो ये भाई यहाँ पर हमारा नेपाल के हिमालयाज पड़ जाते हैं। ठीक है, ये पूरा हमारा नेपाल का इलाका पड़ जाता है। और अगर हम इनके ईस्ट की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर भूटान का जो हिमालय है वो पड़ जाते हैं। यहाँ पर आपकी बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस, यानी कि कंचनजंगा है वो आ जाएगी, इसको कंचनगिरी भी बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी घाटियां भी हैं। और यहाँ पर फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। फास्ट फ्लोइंग रिवर्स क्यों? क्योंकि यहाँ पर की जो अपर रीचेस हैं, यहाँ पर रिवर काफी पोटेंशियल लेके नीचे गिरती हैं, है ना। तो ये जो तीस्ता वगैरह जो रिवर है,
ये यहाँ से फ्लो होके भाई बांग्लादेश वगैरह में चली जाती है, ये यहीं से फ्लो होके जाती है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय से। अब यहाँ की अगर अपर रीचेस की बात करें तो भाई यहाँ पर हमें लेपचा जो ट्राइब्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। अपर हायर एलिवेशंस में लेपचा ट्राइब्स होते हैं, जबकि अगर हम वैलीज की बात करें, दार्जिलिंग हिमालयाज के जो लोअर एलिवेशन है उनकी बात करें, तो वहां पर आपको नेपाली भी मिल जाएंगे, बंगाली भी मिल जाएंगे, ये आपने बर्फी मूवी में देखा होगा। सेंट्रल इंडियन ट्राइबल्स हैं वो भी आपको इन रीजन्स में मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन जरूरी होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। तो अपर रीचेस में लेपचा ट्राइब्स और लोअर वैली साइड में नेपाली, बंगाली, सेंट्रल इंडियन ट्राइबल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन होता है, वो फॉर्मेशन क्या होता है? वो ये कि यहाँ पर टी प्लांटेशंस काफी ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ उनको इंट्रोड्यूस कराया था। ब्रिटिशर्स ने क्या देखा? उन्होंने यहाँ के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ का जो स्लोप है वो काफी मॉडरेट है। मॉडरेट स्लोप है यानी कि जो टिल्ट है वो ज्यादा शार्प नहीं है, मॉडरेट है। मॉडरेट स्लोप होने की वजह से काफी फेवरेबल कंडीशंस थी टी प्लांटेशंस के लिए। प्लस यहाँ का जो सॉइल कवर है वो काफी डेंस है, काफी ज्यादा डेंस सॉइल कवर है। ऑर्गेनिक कंटेंट जो है सॉइल के अंदर वो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो रेनफॉल है, रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि साल के 12 महीने रेनफॉल थोड़ी 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 होती रहती है। और सबसे उससे भी बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगती है वो ये कि यहाँ हल्की हल्की सर्दियां हमेशा बनी रहती हैं। तो ये सारी कंडीशंस मिला के ना काफी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं टी प्लांटेशंस के लिए। ब्रिटिशर्स ने इसका काफी फायदा उठाया और उन्होंने टी प्लांटेशंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ बेसिकली भाई आपके द्वार फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं द्वार। अभी आपने शिवालिक देखा था, करेवा फॉर्मेशन देखा था, यहाँ पर होता है द्वार फॉर्मेशन। तो ये टी प्लांटेशन की जितनी भी सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपके द्वार की कंडीशन में आती है, ठीक है। यहाँ पर सीनिक ब्यूटी वगैरह बाकी चीजों के लिए तो ये जाने ही जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ऑर्किड्स जो होते हैं उनकी भी खेती काफी ज्यादा की जाती है, ठीक है। ऑर्किड्स की खेती की जाती है, सीनिक ब्यूटी होती है, और ये टी प्लांटेशन तो खैर होते ही होते हैं। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ, दैट इज अरुणाचल हिमालयाज, यानी कि पूर्वांचल, यानी कि पूर्व का आंचल, है ना, पूर्व का आंचल। ये वही हमारा है अरुणाचल हिमालयाज। तो अरुणाचल हिमालयाज रेंज का एक्सटेंशन कहाँ है? अगर इनके ईस्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ भूटान आ जाता है, और इनके अगर हम वेस्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाता है दीफू पास। दीफू पास भी कहा जाता है इसको, दिफेर पास भी कहा जाता है, दोनों नामों से जाना जाता है। ये किस में आ जाता है? ये माउंटेन रेंज कहाँ से कहाँ तक रन करती है? ये आपकी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक रन करती है, यानी कि साउथ वेस्ट से लेके आपकी नॉर्थ ईस्ट तक इसका टिल्ट है। यहाँ पर कुछ दो आपको मेजर नोटेबल माउंटेन समिट्स मिल जाती हैं। एक तो भाई हमारी नामचा वरवा है। इसी नामचा वरवा से पास में होते हुए ब्रह्मपुत्र जो रिवर है जो यहाँ से आ रही होती है सांगपो नाम से, वो यहाँ पर एक यू टर्न लेके इंडिया में आ जाती है, तो नामचा वर्मा है। नामचा वर्मा के साथ साथ एक दूसरी माउंटेन समिट है, उसका नाम है कांगटू, वो इसी रीजन में लाई करती हैं। यहाँ की जो रिवर्स है ना, छोटी छोटी रिवर्स है काफी, वो काफी फास्ट फ्लोइंग है। फास्ट फ्लोइंग का मतलब काफी तेजी से बहती हुई आती हैं, और ये क्या करती हैं? ये एक इंपॉर्टेंट काम करती हैं, वो ऐसे बड़े बड़े गॉर्ज बना देती हैं। गॉर्ज क्या होते हैं? ये जो दो पहाड़ होते हैं ना, इन पहाड़ों को तोड़ के बीच में से जो नदी निकलती है, इसी को गॉर्ज कहा जाता है। तो ये रिवर्स इतनी ज्यादा पोटेंशियल लेके आती हैं, इतनी ज्यादा स्पीड से आती है कि बड़े बड़े पहाड़ों को काट देती हैं। मतलब ये हजारों करोड़ों साल में हुआ है, लेकिन ये रिवर्स ऐसा कर देती हैं, बड़ी बड़ी गॉर्जेस बना देती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स में भाई यहाँ पर कामेंग आ जाती है, ठीक है। कामेंग आ गई भाई, हमारी शुभांसरी आ गई। उसके बाद हमारे क्या बोलते हैं, दिबांग आ गई, दिहांग आ गई, लोहित आ गई। ये कुछ रिवर्स इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी रिवर्स जो है ना, ये पेरिनियल है। पेरिनियल मतलब ये साल के 12 महीने बहती हैं। हाई रेट ऑफ फॉल है इनका। तो भाई कंट्री के जो हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल है ना, वो इन्हीं रिवर्स में पाई जाती है, लेकिन अभी तक हमने इनको टैप नहीं करवा पाया है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया था भाई, ये जो आपका नामचा बरबा है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नीचे होके आती है और काफी बड़ा सा गॉर्ज बनाती है। और इस पूरी एरिया में देखा जाए ना, तो यहाँ पर ट्राइबल्स बहुत ज्यादा हैं, यानी कि मोनपा, अभोर, डाफला। मेरे ना एक्चुअली पिताजी यहाँ रहे थे। वो चाइना, इंडो चाइना बॉर्डर पे उनकी यूनिट काफी टाइम तक रही थी, 3-4 साल रही थी। तो उस टाइम के उन्होंने एक्सपीरियंस वगैरह सारे मुझे बताए थे कि किस तरह ट्राइबल से उनका इंट्रोडक्शन होता था क्या नहीं होता था। वो सब चीजें उन्होंने बहुत सारी मुझे बताई हैं। तो बहुत सारे, पूरा का पूरा जो एरिया वो ट्राइबल लोगों से ही भरा हुआ है, ठीक है। तो दैट्स इट, ये अरुणाचल हिमालयाज हो गया हमारा। नेक्स्ट,
सबसे लास्ट में आते हैं भाई हमारे ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स। अब इनको हिल्स और माउंटेन्स में क्या फर्क होता है भाई? सिंपल सा फर्क होता है, माउंटेन्स आपके बड़े होते हैं, हिल्स आपके छोटे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा छोटा आता है। तो ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स जो है हमारे, ये बेसिकली इनका अलाइनमेंट है नॉर्थ से लेके साउथ तक, कुछ इस तरीके का इनका टिल्ट है। इनको अलग अलग लोकल नामों से जाना जाता है। जैसे इनको पटकई बम और मणिपुर हिल नाम से जाना जाता है नॉर्थ की तरफ। थोड़ा सा मिडिल में आओगे तो इनको नागा हिल्स के नाम से जाना जाता है। और फिर सबसे लास्ट में आओगे तो इनको मिजो हिल्स नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की तरफ देखेंगे तो ये गारो हिल्स आ जाते हैं, खासी हिल्स आ जाते हैं, जेंटिया हिल्स आ जाते हैं। ये सारे ट्राइब्स के ऊपर नाम रखे गए हैं। ये जो जो ट्राइब्स, यहाँ पर बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, इतने कन्फ्लिक्ट्स वगैरह इनमें चलते रहते हैं, आप लोग न्यूज वगैरह में देखते होंगे। तो ये सारे कन्फ्लिक्ट्स वगैरह यहाँ चलते हैं, इन ट्राइब्स के ऊपर ही इन हिल्स का और माउंटेन रेंजेस के नाम रखे गए हैं। ये हिल्स काफी लो हैं, यानी कि इनकी हाइट ज्यादा नहीं है। और अलग अलग ट्राइब्स यहाँ पर रहते हैं जो जूम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, जिसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। अगेन इसकी डिटेल हम एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में देखेंगे। जियोलॉजिकली अनस्टेबल ये एरिया, यानी कि बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं, वो क्रिस क्रॉस करती हैं यहाँ पर। क्योंकि प्लेट्स का, टेक्टोनिक प्लेट्स का बहुत ज्यादा मूवमेंट होता रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पर बहुत सारी पैरेलल वैलीज हैं, छोटी छोटी घाटियां बनी हुई हैं। और यहाँ पर एक पीक आती है जिसका नाम है माउंट डाफा। माउंट डाफा, ये अरुणाचल प्रदेश में लाई करती है। ये टॉलेस्ट क्या बोलते हैं माउंटेन पीक है वहाँ की। 4, 5, 7, 8 मीटर्स इसकी क्या है, इसकी हाइट है। ये डाफा हिल्स के पास में ही है। ठीक है। फिर और कौन कौन सी भाई यहाँ पर रिवर्स क्या बोलते हैं फ्लो करती हैं? तो भाई देखो, मैंने आपको बताया था लोहित। लोहित हो गई। लोहित के बाद में एक आती है बुरही दिरहिंग, दियुंग, सॉरी। सॉरी, दिहिंग है, दिहिंग दिहिंग। बुरी दिहिंग आ जाती है। एक दियोंग आ जाती है। कुशियारा आ जाती है। गुमटी, कलादान, मणिपुर, टिक्सू, नानतले, क्या नाम है इसका, नान तलाई, हाँ नान तलाई। नान तलाई का जाती है, और नौर्या। ये कुछ प्रोमिनेंट रिवर्स है, छोटी छोटी रिवर्स है जो यहाँ से फ्लो करती हैं। मणिपुर और मिजोरम की बात की जाए तो भाई यहाँ की एक सिग्निफिकेंट रिवर है, वो है बराक। है ना? बराक रिवर जो है वो यहाँ की एक सिग्निफिकेंट रिवर है। और मणिपुर की फिजियोग्राफी को देखा जाए तो भाई यहाँ पर आता है लोकटक लेक। लोकटक लेक मेरे ख्याल से आप कैप्टन, सॉरी, ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत के नाम से तो आप जानते ही होंगे, है ना, लोकटक लेक के इनकॉर्पोरेशन के बारे में। तो लोकटक लेक की वजह से काफी ज्यादा फेमस है। लोकटक लेक क्या है ना, इस तरह का लेक बना हुआ है, इसके चारों तरफ माउंटेन्स है, और बीच बीच में छोटे 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 आइलैंड्स हैं, काफी फैला हुआ है। अब मिजोरम को, मिजोरम को जाना जाता है मोलेसिस बेसिन के नाम से भी। मोलेसिस बेसिन क्या होता है? मोलेसिस बेसिन बेसिकली आपके मिट्टी के सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड क्या होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं। मिट्टी यहाँ पर मतलब प्रॉपरली कंसोलिडेटेड नहीं है, सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स होते हैं, जिनकी वजह से ही यहाँ पर काफी लैंडस्लाइड्स और ये बाकी सारी चीजें होती रहती है। ठीक है। तो हाँ, सबसे लास्ट में क्या एक पॉइंट और कवर करना है मुझे। ठीक है। अब ये जो नागालैंड की अगर हम बात करें, नागालैंड में ज्यादातर रिवर्स है ना, ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज आपको मिलेंगी। ठीक है। और जबकि मणिपुर और मिजोरम की जो रिवर्स हैं, ये बेसिकली आपकी बराक रिवर की ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी। ठीक है। और मणिपुर की अगर हम प्रॉपर बात करेंगे तो यहाँ पर एक रिवर आती है, उसका नाम है चिंदविन। ठीक है। मणिपुर में ज्यादा जो रिवर्स बाकी फ्लो करती है ना, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट की बात करें तो वहां पर जो रिवर्स है वो चिंदविन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज के तौर पर निकली हुई है। और ये चिंदविन है ना, ये खुद में ही एक दूसरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है इरावाडी। और ये रिवर कहाँ फ्लो करती है? ये रिवर है भाई आपकी म्यांमार की। ठीक है। तो म्यांमार की एक रिवर है इरावाडी। इरावाडी की जो ट्रिब्यूटरी है वो है चिंदविन। चिंदविन की और मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज हैं जो भाई आपकी मणिपुर में फ्लो करती हैं। खैर ये सब तो हम बाकी डिटेल में कल रिवर सिस्टम जो आएगा बाद में उसको कवर करेंगे। अभी तो हमारा और ज्यादा पार्ट है, लाइक हमें नदर्न प्लेन्स कवर करने हैं, देन हम आइलैंड्स भी कवर करेंगे, बाकी चीजें भी कवर करेंगे। तो एक लेक्चर में वी आर फोकसिंग कि हम एक सिंपल चीज को कवर करें, ताकि उसमें जितनी भी डिटेल्स हैं हमारे सीडीएस के हिसाब से, सीडीएस के हिसाब से, सीएपीएफ के हिसाब से, एनडीए के हिसाब से। एफ कैट की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि एफ कैट का तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, वो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। एफ कैट को मैं लाइक इतना सीरियस एग्जाम कंसिडर नहीं करता। काफी इतना चैलेंजिंग नहीं है वो। हफ्ते 10 दिन की पढ़ाई ढंग से करोगे तो क्लियर हो जाएगा। मेजर जो टास्क है हमारा सीडीएस और सीएपीएफ का है और एनडीए का है। तो उसके लिए कंटेंट एकदम अप्रोप्रिएट है, एकदम सही है। आप लोगों को जैसे मैंने बताया, टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे तो एमसीक्यूज मिल जाएंगे। एमसीक्यूज के वॉल्यूम शेयर किए हैं मैंने।
करंट अफेयर्स के वॉल्यूम शेयर किए हैं, करंट अफेयर की मंथली शीट्स जो हैं उनको भी शेयर किया है। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ जाओगे तो आपको ये जो टेलीग्राम का ग्रुप है इसकी लिंक मिल जाएगी, और उससे जुड़े रहो, ये सारी की सारी चीजें कंटिन्यूअसली आती जाती हैं, ठीक है। और एज आई टोल्ड यू, प्लीज डू कमेंट, कमेंट करके बताओ, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो कि एक्चुअली में ये लेक्चर्स वगैरह आप लोगों को कैसे लगे, एंड हाउ यू वांट देम टू बी, क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, तो ये सजेशंस आपके आएंगे मेरे पास, तो मैं और ज्यादा बेटर तरीके से इनको कवर कर सकता हूँ। तो ये पूरा का पूरा हमारा टारगेट है कि भाई 20 अप्रैल से पहले पहले हम पूरा ज्योग्राफी जो है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पार्ट है जो सीडीएस के लिए जरूरी है, और फिजिकल ज्योग्राफी, इन सबको हम कवर कर रहे हैं। ओके गाइज, जय हिंद।